कैलकुलेशन ऑफ फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक जो 9th-10th स्टैंडर्ड के कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन यहाँ पे अपन देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन, एकदम बेसिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी देखो न्यूटन सेकंड लॉ पहले लिख दूं मैं, है क्या न्यूटन सेकंड लॉ कि भाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी बॉडी F इज इक्वल्स टू, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल को या तो डेल्टा T लिखोगे या T लिखोगे, ये फार्मूला हो गया यहाँ पे, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ का, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये 11th में भी आपका काम में आएगा, ऐसा नहीं कि 9th का पढ़ा तो 11th में काम में नहीं आएगा, यहाँ भी काम में आने वाला है ये फार्मूला, भी ध्यान रखना। और अगर मान लो अच्छा, मोमेंटम जो टर्म है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो फिर आपको अगर फाइनल मोमेंटम लिखना है तो फाइनल मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम अगर लिखना है तो इनिशियल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। आप सोच रहे होगे सर मास कैसे चेंज होता है मास भी चेंज भाई, जैसे रॉकेट प्रोपल्सन हो गया, या मान लो किसी टैंकर में पानी भरा और वो जा रहा है और पानी लीक कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका मास कम होने लगेगा, है ना, तो मास भी चेंज होता है। इसलिए मोमेंटम के साथ में फोर्स का कैलकुलेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअल में ये है। तो अगर यहाँ पे मैं एक और टर्म बढ़ा दूं, इफ मास को मैं अगर कांस्टेंट कर दूं, यहाँ पे मास m इज कांस्टेंट, अगर मास नहीं बदल रहा है तो फिर फोर्स का जो कैलकुलेशन आएगा उसमें आप फाइनल मोमेंटम में क्या लेते, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इनटू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास को आप बाहर निकाल दोगे तो वैल्यू बचेगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन। तो फिर आपकी जो इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की, ये बनती है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तब बनती है, नहीं तो नहीं, है ना। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन आपको कब यूज करना है, जब मास कांस्टेंट होता है, और अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया जो कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा रिपीट किया हूं इसको मैंने। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स इस पे देखते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पे अपन न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इसको ट्राई करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, तो आपको दिमाग में और अच्छे से बैठेगा, है ना, और आप बढ़िया से और कंफर्टेबल हो जाओगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हाँ, इस पेज का ले लिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए ना। अब अपन जा रहे पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 अब, हाँ पेज नंबर 2 पे भी, पेज नंबर 2 पे फिर से कुछ बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं अपन अभी। अब यहाँ पे सीधे सीधे कैलकुलेट करना आपको, हाँ, पेज नंबर 2 पे फोर्स की वैल्यू बताना, जैसे मैंने ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सीधा सीधा एग्जांपल ले लूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज यहाँ पे कोई एक आपने कार लिए, या फिर आपके पास मोटरसाइकिल है और आप इसको एसिलरेट करा रहे हो, इसका एसिलरेशन है यहाँ पे,
एक्सीलरेशन इज सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो कार का मास है, मास ऑफ कार इज 200 kg, एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इसमें मास कितना है 200 kg है। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पे? तो बहुत ही सिंपल, मास बदलेगा नहीं यहाँ पे तुरंत पे, है ना। ठीक है, पेट्रोल भी जल रहा होगा लेकिन यहाँ पे तुरंत में उस इंस्टेंट पे मास तो वैसा का वैसा ही है। तो आप इसको कैसे लिख दोगे यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया? मास कितना है बेटा 200 kg और एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वन थिंग, ये 800 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरा कंप्लीटली किसके बराबर लिख देते हो आप? इसको न्यूटन के बराबर लिख देते हो। तो आगे से ध्यान रखो, ये जो यूनिट है न्यूटन, न्यूटन किससे मिलकर बना है यहाँ पे? आगे ध्यान रखना, न्यूटन किससे मिलकर बना है? जैसे अगर अपन ने 1 न्यूटन लिखा तो 1 न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया? केजी इज द यूनिट ऑफ मास। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है बेटा? न्यूटन के इक्वल होता है। तो फोर्स की यूनिट आपको पता थी 9th क्लास में, फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। तो एक्चुअल में न्यूटन इस तरह से है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द न्यूटन। ठीक है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर आप देखोगे कि भाई फोर्स किधर लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along the direction of acceleration, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स आता है हमेशा। ठीक है, या जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर आपको कार में फोर्स के डायरेक्शन को मेंशन करना है तो आप कार में फोर्स का डायरेक्शन किधर मेंशन कर दोगे? राइट साइड में मेंशन कर दोगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया? जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा कार पे। हाँ, कार पे ऐसा नहीं कि सिर्फ यही अकेला फोर्स है, और भी फोर्सेस लग रहे होंगे। अभी मैं सिर्फ एक्सीलरेशन के कारण जो फोर्स आ रहा है उसको मैंने मेंशन किया। कार का वेट भी होगा, ग्राउंड भी उसको प्रेस कर रहा है, तो मैंने अभी उनको मेंशन नहीं किया। ये जो फोर्स लिखा, दिस इज द नेट फोर्स एक्ट ऑन कार, दिस इज नेट फोर्स एक्ट ऑन कार। कार पे ये नेट फोर्स लग रहा है, बाकी फोर्सेस लग रहे होंगे वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो अपन सब बाद में पढ़ेंगे। तो ये नेट फोर्स लग रहा है कार पे। तो ये कैलकुलेशन आपको इस तरह से देखना है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो 9th स्टैंडर्ड के, लेकिन अब हमको 11th में भी काम में आने वाले, इसलिए मुझे यहाँ पे दोबारा आपको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूटन किसके इक्वल है वो भी याद रखो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द न्यूटन। याद रखो इसको, है ना, कलेक्टिवली आप इसको बोल देते हो। तो फोर्स का कैलकुलेशन मास इनटू एक्सीलरेशन से कैसे की, ये समझ गए कि नहीं, कि डाउट है इस पे? अगर आपको एक्सीलरेशन पता है तो आप सीधे सीधे बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर एक और कैलकुलेशन में इसी के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी। अरे भाई समझ गए, डाउट है? हेलो, समझ गए, डाउट है? हाँ, अब मैं, ठीक है, थर्ड पेज पे जा रहा हूँ। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ अभी। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, अगर आपको डाउट रहता है तो बोलना सर हाँ डाउट है, नहीं है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को डाउट नहीं, लेकिन डाउट है तो तुरंत बोलना है। ठीक है, कि सर यहाँ पे डाउट आया, नहीं है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अभी अपन थर्ड पेज पे जा रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सेकंड पेज का, फिर थर्ड पेज में जा रहे हैं अपन, कुछ और कैलकुलेशंस देखते हैं थर्ड पेज पे। ठीक है सर, हाँ
किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहे तो फिर कैसे न्यूटन ही लिखेंगे ना? अगर इस नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो उसको कन्वर्ट करो। जैसे मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, हाँ, तो 1 किलोमीटर मतलब हो गया आपका 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। तो ये शॉर्टकट में आप 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर किलोमीटर पर आवर तो उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 न्यूटन जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये स्ट्रिक्टली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए है। केजी किलोमीटर पर आवर के लिए नहीं है, पर आवर स्क्वायर के लिए नहीं है। ये तो स्पीड हो गई, ये एक्सीलरेशन है यहाँ पे, वैसे भी एक्सीलरेशन है। किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट टू मेजर वेलोसिटी और स्पीड, एंड यूनिट टू मेजर एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पढ़ाया था ना, याद है कि नहीं? ठीक है, तो मैं 3rd पेज पे जा रहा हूँ अभी। आप लोग अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना? 3rd पेज पे जा रहा हूँ मैं अभी। तो जैसे इसको जो डाउट आया, मैं अब उसी के अकॉर्डिंग वहां पे क्लियरिटी ला रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अगले पेज पे, पेज नंबर 3 पे जा रहा हूँ मैं अब। यहाँ पर भी हम फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे अल्टीमेटली, लेकिन अब मैं कुछ और डेटा यहाँ पे ले रहा हूँ जिसमें हम स्पीड से कैलकुलेशन करते हैं। तो अगले पेज पे देखो, अब यहाँ पे एक और कैलकुलेशन। जैसे सपोज फाइंड द नेट फोर्स एक्ट ऑन कार, आपको ऐसा निकालना है। फाइंड नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन कार। ये मैंने एक कार बना दिया यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद और आगे भी बना दिया। यहाँ पे सिचुएशन ये है, यहाँ पे बेटा अभी इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कुछ देर बाद इसकी स्पीड हो गई यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड यहाँ से यहाँ तक बदल रही है, ये कितनी देर में बदल रही है? दैट इज इन 18 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड आई इसकी, ये बदली है 20 सेकेंड में। समझ गए कि नहीं? कार का मास दिया हुआ है यहाँ पे, मास ऑफ कार इज अगेन 200 kg। आपको फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले यहाँ पे एक्सीलरेशन काउंट करना पड़ेगा। बिना एक्सीलरेशन के आप क्या नहीं निकाल सकते? यहाँ पे फोर्स नहीं निकाल सकते। तो पहले आपको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा? फोर्स निकलेगा, ठीक है ना? तो एक्सीलरेशन काउंट कर लो यहाँ पे, या फिर आप मोमेंटम के उससे कैलकुलेशन कर सकते हो कितना फोर्स लग रहा है। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर? ये इनिशियल वेलोसिटी है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ये 90 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है। ये t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन थी आपकी, मतलब यहाँ से गाड़ी को आप देख रहे हो 18 किलोमीटर पर आवर, है ना? 18 किलोमीटर पर आवर ये इनिशियल स्पीड है बेटा। एक्सीलरेशन आपको डायरेक्ट नहीं पता, ठीक है? तो u इक्वल्स टू कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज कर दो पहले आप, इसको चेंज कर दो। इसको चेंज करने का मतलब 1 किलोमीटर पर आवर आपने पढ़ा था। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट कन्वर्जन कर लो, 18 इंटू 5/18। अब ये मीटर पर सेकेंड बन गया, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया। कितना आ गया आंसर? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी देख लो। फाइनल वेलोसिटी इज 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 बन जाए 18, 18 5 जा 90, तो ये कितना हो गया? 20 मीटर पर, नहीं 25 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। सो 25 मीटर पर सेकेंड इज फाइनल वेलोसिटी हियर, ठीक है? क्लियर हो गया अभी? एंड देन अब आपको अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन कैसे निकाल दोगे? दो मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे फोर्स का।
तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 25। डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइट साइड का डायरेक्शन आप क्या ले लोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन बताया था, तो 25 माइनस ऑफ प्लस 5, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, और न्यूमरेटर में रहेगा मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन हियर, 20 अपॉन 20 बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये एक्सीलरेशन है। क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें लगने वाला फोर्स आप निकाल सकते हो। तो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 200 kg into 1 meter per second square, so overall it is 200 न्यूटन, आप इसको लिख सकते हो। तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है कार पे, तो राइट साइड पे ही इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं, कोई डाउट अभी इस पे किसी को भी, कैलकुलेशन पे कोई डाउट देख लो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप एक और मेथड से कर सकते थे इसका कैलकुलेशन, चेंज इन मोमेंटम वाली मेथड से, जो बेसिक डेफिनेशन है। एक और मेथड थी कैलकुलेशन की फोर्स की, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इससे भी कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आएगा 200 न्यूटन। ठीक है, इससे भी आप कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। आप मास को कॉमन निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो लेफ्ट साइड में अपन ने अलग अलग कैलकुलेशन करके किया, और यहाँ पे आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोनों मेथड है आपका, आप मोमेंटम से भी कैलकुलेशन कर लो, या फिर आप इस मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज 200 kg into 1 meter per second square and the answer is 200 Newton। और ये वाली मेथड से भी आप कैलकुलेट कर लो, 200 kg फाइनल वेलोसिटी इज, किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखना, मीटर पर सेकंड में लिखना, उसको कन्वर्ट करना है फिर। ठीक है, सो दिस इज 25 माइनस 5 अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरा सॉल्व कर दोगे तो अगेन द आंसर इज 200 न्यूटन। तो आप कैसे भी कैलकुलेशन करो आंसर वही आता है। ठीक है ना, यहाँ पे। एंड देन अगले स्टेप पे अपन जाएंगे, अगले पेज पे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। अभी कुछ और कैलकुलेशन अपन देखेंगे। सर हाँ सर, ये जो आपने पहले वाली कैलकुलेशन की थी उसमें 5/18 कैसे है? अच्छा, u इक्वल्स टू ना, हाँ बेटा स्पीड किस में दी हुई है आपकी, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। आपको स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, उसको आपको चेंज करना है, काय में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो जब आपको वेलोसिटी को या स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, और किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो ये डायरेक्ट 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। और इसका कैलकुलेशन मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया था, है ना, कैसे आया। ये देखो ऊपर 5/18 कैसे आया, ये देख, किलोमीटर पर आवर दिख रहा था, 5/18 आया था ना सॉल्व करने पे। हेलो, हाँ सर। अभी समझ गए। देख यहाँ पे 2, हाँ हाँ यहाँ पे 10/36 है, तो 10/36 को तुम और सॉल्व कर लो, 10/36 मीटर पर सेकंड, और सॉल्व कर लोगे तो कितना बचेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड बचेगा। तो ये डायरेक्ट याद रखो अभी आगे से। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो। अभी समझ गए कि नहीं। तो अगर स्पीड या वेलोसिटी आपकी काय में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो आपको उसको मीटर पर सेकंड में तोड़ना है, तब प्रॉपर आंसर बनेगा, नहीं तो प्रॉपर आंसर नहीं बनेगा न्यूटन का। न्यूटन हमेशा किसके इक्वल रहता है,
न्यूटन में अगर आपको आंसर चाहिए तो न्यूटन हमेशा किसके इक्वल बनता है? ऊपर लिखा था मैंने 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो फिर तभी आपका प्रॉपर आंसर बनेगा न्यूटन में, नहीं तो न्यूटन में आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर कुछ और रहेगा, अदर यूनिट रहेगा, लेकिन प्रॉपर यूनिट में नहीं आएगा आंसर। तो फिर आप उसको समझोगे कैसे? इसलिए कभी भी स्पीड या वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में दी है तो, या सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है, या किसी और में दी है, तो उसको आपको अगर आंसर न्यूटन में निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? उनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मास को भी आपको किस में लिखना पड़ेगा? केजी में लिखना पड़ेगा। मास अगर ग्राम में दिया तो उसको चेंज करो, ठीक है, केजी में, तब जाके आपका जो आंसर है वो न्यूटन में निकल के आएगा, अदरवाइज आंसर न्यूटन में नहीं निकलेगा। ओके, तो ये पेज नंबर 3 में। अब अगले पेज पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 4 पे, जिसमें एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। बैट बॉल वाला एग्जांपल फिर से लेता हूं मैं, ठीक है। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, फाइंड द फोर्स exerted by ball on bat, ये है क्वेश्चन अभी। फाइंड फोर्स exerted by ball on bat, बॉल बैट पे कितना फोर्स लगा रही है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख, हेलो, समझ गए? डाउट है? हेलो, समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ पूरा। और ये जो कैलकुलेशन किए ना, आप इसको 1-2 बार और करके देखना, तो उससे आपको क्या होगी? कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी आएगी, पूरा प्रॉपर क्लियरिटी, है ना। तो देखो, लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव, राइट साइड का डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव है ना। लेफ्ट साइड का डायरेक्शन नेगेटिव और राइट साइड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव आपने लिया है, ठीक है ना। तो इसके कारण पूरा मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे बताया। बॉल हिट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, जब बैट से हिट हुआ तो 15 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई, डायरेक्शन बदल गया, अपोजिट डायरेक्शन पे जाने लगी। यहाँ पे जो भी मैंने डेटा मेंशन किया है, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, बॉल बैट के साथ में कितनी देर तक रहती कांटेक्ट में, मैंने लिखा यहाँ पे 0.02 सेकंड तक कांटेक्ट पे रहती है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? और इससे आपने कैलकुलेशन कर दिया। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी यूज आ गया और सेकंड लॉ का भी यूज आ गया और बेसिक कैलकुलेशंस भी आ गए। यहाँ पे आप ये पूरा देखो कैलकुलेशन। तो फोर्स ऑन बॉल बाय बैट, एफ, फिर सबस्क्रिप्ट में लिखा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये सब डिस्कशन अपन ने कल की क्लास में किया हुआ था। और मैंने यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पे आपको बैट पे फोर्स निकालना था, लेकिन आपने कैलकुलेशन किससे किया? बॉल से किया। तो ये भी ध्यान रखना है। तो आगे से इस तरह से भी चीजें होती हैं कि जैसे बैट पे फोर्स का कैलकुलेशन मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन बॉल पे फोर्स का कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो वो आपने कर लिया। और जितना फोर्स बॉल पे लग रहा है उतना ही फोर्स किस पे लगेगा? बैट पे लगेगा। दैट इज व्हाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पे जो दो फोर्स मैंने मेंशन किया, फोर्स ऑन बॉल बाय बैट एंड फोर्स ऑन बैट बाय बॉल, ठीक है ना, ये एक्शन और रिएक्शन पेयर है यहाँ पे। अरे भाई समझ गए? हाँ बोलो अभी। सर वो बॉल ऑन बैट सर वो -125 रहेगा ना न्यूटन? नहीं, देख यहाँ डायरेक्शन ऑलरेडी तूने लेफ्ट की तरफ ले लिया तो वहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बैट पे डायरेक्शन वहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने डायरेक्शन के साथ में बता दिया वहां पे, तो सिर्फ 125 लिखने से काम हो गया। लेकिन जब नीचे तुमने इसको पूरा कैलकुलेट किए, देख यहाँ पे ये कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे फोर्स ऑन, ये जो कैलकुलेशन चल रहा था अपना, ये कैलकुलेशन दैट इज फोर्स ऑन, ये पेज नंबर कौन सा आएगा? 4 आएगा, वो भी मैं मेंशन कर दूं। दिस इज पेज नंबर 4 में, ठीक है। यहाँ जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो दिस इज फोर्स ऑन बॉल बाय बैट, ये पूरा आंसर कितना मिला तुमको? -125 मिला ना। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है कि भाई बॉल पे जो फोर्स लग रहा है बैट के कारण, वो किधर लग रहा है? लेफ्ट की तरफ लग रहा है। और लेफ्ट का डायरेक्शन आपने क्या माना है? नेगेटिव माना है।
और ये देखो पूरा जब कैलकुलेशन किए अपन ने, बैट पे फोर्स कितना आ रहा है, प्लस 125 आया राइट साइड पे। प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि बैट पे फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड पे फोर्स लग रहा है। तो कैलकुलेशन समझ गए या डाउट है कोई, किसी को भी? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए या कोई डाउट है? समझ गए सर। सभी बच्चे? यस सभी बच्चे है ना? ओके, कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा है ये। मैंने यहाँ पे सिंपल एक आपको बना दिया और यहाँ पे आपका हाथ ये लिया मैंने, और एक बॉल यहाँ पे आ रही है बेटा, ठीक है ना? ए ताई त्या चिन्मयच्या माइक- फोन आला होता. माइक म्यूट कर लो। ये कोई बॉल आ रही है यहाँ पे, ठीक है? तो जब आप इसमें कैचिंग कर रहे हो, ये बॉल यहाँ पे आ रही, तो जब आपके हाथ में आई है बॉल, तब इसकी स्पीड थी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। और जो कैचिंग प्रोसेस हो रही है कंप्लीट, वो दिख रहा है यहाँ पे। जब बॉल यहाँ पे आ जाएगी पूरा, ठीक है, तो रुक जाएगी आपके हाथ में आके। फाइनली आप रोकते हो, पीछे ले जाते हो हाथ को। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, जहां तक आप बॉल को रोक पा रहे हैं, फाइनली बॉल रुकेगी, है ना? बॉल का मास सपोज कितने ग्राम है, 100 ग्राम बॉल का मास है। और आपने जो कैचिंग प्रोसेस है वो कितनी देर में कंप्लीट किया है? नाउ कैचिंग प्रोसेस सर हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा ना? नहीं, आपके हाथ में आ गई है। मैं ये हाइट से नहीं बोल रहा हूँ, आपके हाथ में आ गई, और फिर आप हाथ को क्या कर रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं। हाथ पे कितने उसमें आई आपका, मतलब ये डायग्राम को थोड़ा अलग तरह से बनाना था। एक मिनट रुक जाओ, पहले डायग्राम बना दे वहां से, ठीक है ना? आपने कैचिंग प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट किया यहाँ पे? कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन, कैचिंग प्रोसेस कंप्लीटेड इन मान लो 0.4 सेकेंड में आपने कैचिंग प्रोसेस कंप्लीट किया है, ठीक है ना? तो आपके हाथ में बॉल कितना फोर्स लगा रही है, ये कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो आप क्या करोगे यहाँ पे, दिस इज फोर्स ऑन बॉल बाय हैंड। फिर से वही मेथड आपका, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो मास तो कांस्टेंट है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। जब आपके हाथ में बॉल आई, आप यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब कितना बचेगा, 0.1 kg रहेगा। हाँ, सीधा लिख दिया मैंने अभी। तो 0.1 kg, फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितनी देर में कैचिंग प्रोसेस हुई है, 0.4 सेकेंड में। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बचेगा, 0.1 kg इंटू, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 4/10, और ये रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द फाइनल आंसर 4 5 20 -5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब -5 न्यूटन के बराबर का फोर्स किस पे लग रहा है, बॉल पे लग रहा है ना? तो उतना ही फोर्स तुम्हारे हाथ पे लगेगा। तो दिस इज द फोर्स ऑन हैंड बाय बॉल इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बॉल बाय हैंड। तो आपके हाथ में कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और ये फोर्स और कम हो जाएगा अगर आप टाइम इंटरवल और बढ़ा दो। आप बहुत ऊपर से ऐसा धीरे धीरे लेके आओ, 0.4 सेकेंड की जगह में अगर आपने 1 सेकेंड कर दिया तो ये तो और कम हो जाएगा। फिर समझ गए कि नहीं? तो आप जितना ज्यादा नीचे टाइम इंटरवल बढ़ाते जाओगे, फोर्स की इंपैक्ट आपके हाथ में क्या होते जाएगी,